नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है संप्रभुता। इस परिचर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि संप्रभुता क्या होती है, इसका उदय कैसे हुआ, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिवपूजन प्रसाद पाठक, जो वर्तमान में भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं, और मैं हूँ किमी बेदी। इस व्याख्यान के अंतर्गत आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो इस प्रकार हैं। संप्रभुता की धारणा को समझना, संप्रभुता की विशेषता तथा उसके पक्ष को जानना, संप्रभुता का विकास और उसके रूपों को प्रकाशित करना, संप्रभुता के सिद्धांत को जानना तथा उसकी उभरती हुई चुनौतियों का पता लगाना। संप्रभुता का अर्थ। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि संप्रभुता होती क्या है। संप्रभुता का प्रत्यय राष्ट्र राज्य के अवधारणा से संबंधित है। राज्य की स्थापना के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। संप्रभुता का विचार उन्हीं में से एक है। ये राज्य का परम अनिवार्य लक्षण है और राज्य की संप्रभुता का धारक है। इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता के कारण ही राज्य स्वयं को आंतरिक तथा बाह्य रूप से सर्वोच्च एवं स्वतंत्र मानता है। यदि हम शाब्दिक रूप से देखें तो प्रभु सत्ता को अंग्रेजी में सोवरेनिटी कहते हैं। ये लैटिन भाषा के सुपरनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इसी के माध्यम से राज्य अपनी राजनीतिक प्रक्रिया को संपन्न करता है। ये राज्यों के बीच समानता का बोधक है। ये व्यक्ति की राजनीतिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। संप्रभुता के विचार ने ही विकासशील एवं उपनिवेशी देशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का उद्घाटन किया। संप्रभुता की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अगर परिभाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अर्थ अस्पष्ट हो जाते हैं। साथ में संप्रभुता के लक्षणों का भी पता चल जाता है। जीन बोंदा के अनुसार प्रभु सत्ता नागरिकों और आश्रितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून के कोई बंधन नहीं होते। ग्रोशियस, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के जन्मदाता माने जाते हैं, मानते हैं कि प्रभु सत्ता उस व्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा कोई नहीं टाल सकता। ये शासन करने की नैतिक शक्ति है। विलोबी का मानना है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ऑस्टिन कहते हैं कि यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन करता हो और वो निश्चित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा पालन का आदी ना हो, तो उस समाज में वो व्यक्ति संप्रभु है और उस निश्चित प्रधान व्यक्ति सहित वो समाज संप्रभु है। इसके लक्षणों के आधार पर पोलोक कहते हैं कि प्रभु सत्ता वो शक्ति है जो ना तो अस्थायी होती है और ना ही किसी के द्वारा दी गई होती है, ना ही वो ऐसे नियमों को मानती है जिन्हें ये बदल ना सके, और ना ही पृथ्वी पर किसी दूसरी शक्ति के प्रति उत्तरदायी है। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री लास्की कहते हैं कि राज्य की प्रभु सत्ता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों एवं संघों को आदेश देती है। ये उनमें से किसी से आदेश नहीं लेती। इसकी इच्छा किसी प्रकार के वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। संप्रभुता की विशेषताएं। अब अर्थ और परिभाषा के आधार पर संप्रभुता की विशेषताओं को देखते हैं। पूर्णतः संप्रभुता पूर्ण और असीमित होती है। इसके कानूनों का पालन निर्बाध रूप से होता है। आंतरिक रूप से ये सभी व्यक्तियों और समूहों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। बाह्य रूप से ये किसी सत्ता के समक्ष झुकता नहीं है। सार्वभौमिकता। जिस भूभाग पर राज्य का नियंत्रण होता है, वहां उस राज्य की विधि सार्वभौमिक होती है। राज्य की विधि का उल्लंघन करने का अर्थ है राज्य के दंड का सहभागी होना। अदेयता। राज्य संप्रभुता का हस्तांतरण नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। ये राज्य के व्यक्तित्व का सार तत्व का हिस्सा होता है। स्थायित्व।
ये उतना ही स्थायी होता है जितना कि राज्य स्वयं। प्रभुसत्ता के अंत का अर्थ है राज्य का अंत। यदि कोई इसे तात्कालिक रूप से प्राप्त कर ले तो उसे संप्रभु नहीं कहा जा सकता। ये राज्य में सतत निवास करती है। अविभाज्यता। प्रभुसत्ता को विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी राज्य में दो संप्रभु नहीं हो सकते। ये हमेशा समग्र होती है। जिस प्रकार अर्धवर्ग या त्रिभुज की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार अर्ध संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ये पांचों विशेषताएं संप्रभुता के सार तत्व हैं। किसी संप्रभु के पास इन विशेषताओं का होना आवश्यक है। इसके अभाव में कोई संप्रभु नहीं हो सकता। संप्रभुता के पक्ष। हम पाते हैं कि अर्थ, परिभाषा व विशेषताओं को जानने के बाद संप्रभुता के पक्षों को देखते हैं। संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक संप्रभुता किसी राज्य द्वारा एक निश्चित भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाकर उन्हें लागू करने और आज्ञाएं मनवाने की योग्यता और शक्ति से है। ये निर्बाध्य रूप से व्यक्ति के राज्य के प्रति स्वामी भक्ति को प्राप्त करती है। ऐसा ना होने पर राज्य की सत्ता क्षीण मानी जाती है। बाह्य रूप से वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा किसी राज्य के निश्चित भूमि पर सर्वोच्च अधिकार को मान्यता देना, अर्थात वो राज्य उस निश्चित भूमि के लिए जवाबदेह है। बाह्य संप्रभुता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध बनाने और विकसित करने का सर्वोच्च अधिकार चाहता है। साथ में ये धारणा भी निहित है कि कोई भी राज्य एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। बाह्य संप्रभुता ये भी दर्शाती है कि प्रत्येक राज्य वैधानिक दृष्टि से समान है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता इसी सिद्धांत पर आधारित है। प्रभुसत्ता की धारणा का विकास। कहा जाता है कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप इसके इतिहास में होता है, इसलिए ये जानना आवश्यक है कि इसका उदय कैसे हुआ। आधुनिक संप्रभुता की धारणा इतिहास की देन है। ये क्रमिक रूप से विकसित हुई है। किसी एक निश्चित भूमि पर सर्वोच्च सत्ता के रूप में संप्रभुता की धारणा एक आधुनिक विचार है तथा इसकी उत्पत्ति आधुनिक राष्ट्र राज्य के उदय के साथ जुड़ी हुई है। प्राचीन और मध्यकाल इस धारणा से पूर्णतया अनभिज्ञ नहीं था, किंतु जिस संदर्भ में आज प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है उस पर कोई विशेष बल नहीं दिया जाता था एवं सर्वोच्च सत्ता का संकेत देने के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। यूनान के नगर राज्य स्वतंत्र और स्वाधीन थे। सभी राजा की सत्ता के अलावा संपूर्ण समुदाय की सर्वोच्च सत्ता से भी परिचित थे। रोमन राज्यों में जनता को सर्वोच्च सत्ता का स्रोत माना जाता था, लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप का बीजारोपण मध्यकालीन सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत हुआ। संप्रभुता के उदय में कई कारक सामने आते हैं। राजा का एक सर्वव्यापक प्रभुसत्ता के रूप में स्थापित हो जाना, पुनर्जागरण और सुधारवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप पोप की शक्ति का ह्रास हो जाना और व्यापारी वर्ग के उदय से सामंतवादी संरचना का पतन होना था। इंग्लैंड की 1688 की क्रांति तथा वेस्टफेलिया की संधि ने संप्रभुता के धारणा को स्थापित कर दिया। संप्रभुता के विविध रूप। संप्रभुता का प्रयोग विविध रूपों में होता है। कई रूपों में देखा जा सकता है। नाम मात्र तथा वास्तविक संप्रभुता। सर्वप्रथम इसे नाम मात्र और वास्तविक संप्रभुता में विभाजित किया गया है। नाम मात्र का संप्रभु वो है जिसके नाम से समस्त कार्य संपादित होते हैं। वास्तविक संप्रभु वो है जिसके द्वारा वास्तव में शासन कार्य किया जाता है। इस प्रकार का अंतर सामान्यतः संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का संप्रभु है और प्रधानमंत्री वास्तविक संप्रभु है। विधि अनुसार तथा तथ्य अनुसार संप्रभुता। विधि अनुसार संप्रभु वो है
जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो, जिसके आदेश देने तथा आज्ञा पालन कराने का वैधाधिकार होता है। शासक को चुनावी औचित्य प्राप्त होता है, जबकि वास्तविक संप्रभु वो है जो शक्ति के बल पर राज्य के सर्वोच्च पद पर असंवैधानिक तरीके से आसीन होता है। ये क्रांति तथा सैनिक तख्तापलट के समय देखने को मिलता है, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा पाकिस्तान में किया गया था। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक संप्रभु वो है जिसके पास कानून निर्माण करने तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति हो। कानूनी संप्रभु सदैव निश्चित तथा स्पष्ट होता है। राजनीतिक संप्रभु का आशय निर्वाचक मंडल से है, जिसकी इच्छा और समर्थन पर ही वैधानिक संप्रभु का अस्तित्व निर्भर करता है। ये जनतांत्रिक व्यवस्था का लक्षण है। राजनीतिक संप्रभुता को लोकप्रिय संप्रभुता भी कहा जाता है। डायसी का कहना है कि कानूनी प्रभुसत्ता के पीछे एक अन्य प्रभुसत्ताधारी होता है, जिसके आगे कानूनी प्रभुसत्ता को झुकना पड़ता है। प्रभुसत्ता के सिद्धांत। प्रभुसत्ता की परिभाषा तथा विशेषताओं के आधार पर कह सकते हैं कि संप्रभुता एक सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि संप्रभु के शक्ति का स्वरूप कैसा हो। क्या उसकी सत्ता एक व्यक्ति के हाथों हो या कई व्यक्ति के हाथों में? उसकी शक्ति की सीमाएं क्या हों? इस विषय को लेकर दो मत उभरते हैं। पहले मत को एकलवादी तथा दूसरे मत को बहुलवादी के नाम से जानते हैं। एकलवादी। एकत्ववादी सिद्धांत के अनुसार विधि संप्रभु का आदेश है। शक्ति के संकेंद्र एक व्यक्ति या एक समूह के पास होना चाहिए, लेकिन शक्ति की सीमाओं को लेकर विचारकों में भेद है। ये विभेद इस विवाद पर आधारित है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए तीन विचार उभरते हैं। अमर्यादित संप्रभुता। इस प्रकार की संप्रभुता के समर्थक जीन बोंदा, थॉमस हॉब्स, जॉन ऑस्टिन, जर्मी बेंथम जैसे विचारकों का नाम आता है। इस मत के अनुसार संप्रभुता प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है। संप्रभु की शक्ति असीमित और अबाधित है। उस पर किसी भी सत्ता का नियंत्रण नहीं होता है। वो किसी भी शक्ति से मर्यादित नहीं है। संप्रभु की इच्छा ही कानून है। ये निरंकुश, सर्वशक्तिमान, स्थायी और अहस्तांतरणीय है। सीमित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। जनता संप्रभु को पदस्थ नहीं कर सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्य के विधियों पर निर्भर है। ये सभी विचारक राजतंत्र के समर्थक हैं। सर्वप्रथम बोंदा ने अमर्यादित संप्रभुता को प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार कानून निर्माता और प्रवर्तक के रूप में राजा सर्वोच्च था, अतः उसके अधिकारों को सुनिश्चित करने के ईश्वरीय कानून की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। राजा की सर्वोच्चता एक प्रामाणिक तथ्य थी। ये निरंकुश सत्ता कानून का स्रोत है, परंतु स्वयं इन कानूनों से बंधा हुआ नहीं है। संप्रभुता शाश्वत होती है, क्योंकि राज्य की एकता और स्थायित्व की यही एक विशेषता होती है। इस सोच के विचारकों में हॉब्स का नाम भी प्रमुखता से आता है। वो सामाजिक समझौते सिद्धांत के आधार पर ये सिद्ध करने का प्रयास करता है कि संप्रभु समझौते का भाग नहीं होता, इसीलिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं है। हॉब्स के मत में संप्रभुता प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है। ये अविभाज्य और असीम है। इसके अभाव में शांति और अच्छी सरकार असंभव है। चर्च भी प्रभुसत्ता के अधीन है। इसी प्रकार बेंथम भी कहते हैं कि कानून का स्रोत प्राकृतिक कानून न होकर राज्य की प्रभुसत्ता है। लेकिन अमर्यादित संप्रभुता की स्पष्ट व्याख्या ऑस्टिन ने की। विधि प्रभुसत्ताधारी का आदेश है। ये ऐसा आदेश है जो एक उच्च व्यक्ति के द्वारा निम्न व्यक्ति को दिया जाता है। समाज के सभी अन्य सदस्यों की
स्थिति पराधीनता की होती है। संप्रभु को व्यक्ति की आज्ञाकारिता प्राप्त होती है। यह आज्ञा पालन निरंतर, स्थायी, नियमित और स्वभाववश होना चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा अस्थायी तौर पर शक्ति प्राप्त करने से वो प्रभु सत्ताधारी नहीं होता है। मर्यादित संप्रभुता। इस मत के समर्थक जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू हैं। इस धारणा के अनुसार संप्रभुता को सीमित और मर्यादित होना चाहिए। लॉक के अनुसार सर्वोच्च सत्ता सरकार में निवास करती है, परंतु सरकार के पीछे और सरकार से उच्च जनसाधारण की सामूहिक सर्वोच्च शक्ति होती है। अतः राज्य में सर्वोच्च शक्ति दो होती हैं, एक सरकार की, दूसरी जनता की। किंतु ये दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रयोग एक ही समय पर तथा साथ साथ नहीं होता है। सामान्य अवस्था में सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाता है। जब तक सरकार बनी रहती है, जनता की शक्ति सुप्तावस्था में पड़ी रहती है। किंतु यदि जनता को ये विश्वास हो जाए कि उसके प्रतिनिधियों ने उसकी आस्था का दुरुपयोग किया है, तो वो अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करके सरकार में परिवर्तन कर सकती है। संप्रभु को नियंत्रण के लिए जनता को कुछ नैसर्गिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसका उल्लंघन संप्रभु नहीं कर सकता है। लॉक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, जिसका निर्माण राज्य से पूर्व है। वो मानते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार मानव को जन्मजात प्राप्त है, राज्य इसे छीन नहीं सकता। इस प्रकार जनता और सरकार एक दूसरे को संतुलित करते रहते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के 3 अंगों कार्यकारिणी, विधानमंडल और न्यायपालिका की स्वायत्तता पर बल दिया। मॉन्टेस्क्यू व्यक्तियों के स्वतंत्रता के रक्षा के लिए सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन आवश्यक मानते हैं। उनका मानना था कि लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा इन तीनों अंगों में से किसी एक को सर्वोच्च बनाकर नहीं, बल्कि इन तीनों में संतुलन बनाकर हो सकती है। लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है और जनता ही शक्ति का वास्तविक स्रोत है। लोकप्रिय संप्रभुता की सर्वप्रथम मांग काउंसलर आंदोलन के समर्थकों द्वारा उठाई गई थी, लेकिन इस मत के प्रतिपादक जे रूसो को माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य में सर्वोच्च शक्ति जनता में है। ये विचार साधारणतः नैतिक आधार पर जनसाधारण को संप्रभुता का उपयुक्त पात्र मानती है। ये गणतंत्र को अच्छी शासन प्रणाली का आधार समझती है। सामान्य शब्दों में लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत प्रभु सत्ता की कानूनी संकल्पना को नैतिक और दार्शनिक आधार प्रदान करता है। बहुलवादी। दूसरा मत बहुलवादियों का है। बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। बहुलवाद राज्य के नष्ट होने या उन्मूलन की बात नहीं करता, बल्कि राज्य की शक्तियों को सीमित करने की बात करता है। इस विचारधारा को स्थापित करने का श्रेय जर्मन समाजशास्त्री गिरके और अंग्रेजी साहित्यकार मैटलैन को जाता है। इस धारा के प्रमुख समर्थकों में लियो धूंगी, ह्यूगो क्रैप, हेराल्ड जेलास्की, बार्कर, मैकाइवर व मिस फालेट का नाम प्रमुख है। ये विचारक सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध हैं। बहुलवादी विचारक मानते हैं कि संप्रभु कोई असीम शक्ति नहीं हो सकती। अधिक से अधिक इसे राज्य का कृत्य मान सकते हैं, गुण नहीं। ये अखंड नहीं है। व्यक्ति राज्य की आज्ञा अपनी इच्छा से मानता है, राज्य के दबाव के कारण नहीं। मानव समाज के निर्माण में बहुत सारे संगठनों की भूमिका रही है। प्रत्येक समाज का अपना योगदान है। इनका मानना है कि समाज का स्वरूप संघीय है, इसीलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। राज्य कितना गरिमामय व शक्तिशाली संस्था क्यों ना हो, परंतु वो समाज की अनेक संस्थाओं में से एक है। राज्य संघों का संघ है। इनका मत है कि संप्रभुता की धारणा निर्जीव एवं निरर्थक हो चुकी है।
इसे राज्य के सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। बहुलवादी एकलवादियों के विपरीत ये मानते हैं कि कानून संप्रभु की आज्ञा नहीं वरन सामाजिक समरसता की शर्त है, क्योंकि विधि की उत्पत्ति राज्य से पूर्व है। सभी महत्वपूर्ण कानून समाज की देन है। ये समुदाय की सही या उचित भावना पर आधारित है। बहुलवादियों की प्रमुख मान्यताएं। राज्य और समाज पर्यायवाची नहीं है। राज्य समाज का एक समुदाय है, अतः संप्रभुता केवल राज्य में नहीं बल्कि समाज के अन्य समुदाय में भी निहित होनी चाहिए। समाज में अनेक मानव संगठन या सहचर्य राज्य से स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। समाज के कुछ सहचर्य राज्य से अधिक पुराने और महत्वपूर्ण हैं। राज्य ना तो इनसे श्रेष्ठ है, ना ही इनका जन्मदाता, अतः वो केवल सामान्य हित के संरक्षण के कारण लोगों से निष्ठा की मांग कर सकता है। जिस प्रकार राज्य का अपना व्यक्तित्व और इच्छा होती है, उसी प्रकार अन्य समुदायों का भी अपना व्यक्तित्व और इच्छा होती है। अतः राज्य को सभी संवासों के लिए विधि निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रत्येक समुदाय को अपने विधि निर्माण का अधिकार होना चाहिए। राज्य का प्रमुख कार्य उन परिस्थितियों का निर्धारण करना है जिसमें व्यक्ति का अधिकतम विकास हो सके। अतः उस संबंध में राज्य का प्रमुख कार्य विभिन्न समूहों की गतिविधियों को नियमित कर उसमें सामंजस्य स्थापित करने का होना चाहिए। उभरती चुनौतियां। संप्रभुता एक वैधानिक अवधारणा है जो राज्य के सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। जहां तक किसी राज्य की सीमा होती है, वहां तक राज्य की शक्ति असीमित होती है, लेकिन समय समय पर संप्रभुता की धारणा को चुनौती मिलती रहती है। सर्वप्रथम संप्रभुता को चुनौती उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मिली। संप्रभुता इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक राज्य वैधानिक दृष्टि से समान है, लेकिन उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी ताकतों ने संप्रभुता के इस तत्व का ध्यान अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों के कारण नहीं रखा। ये सत्य है कि सभी राज्य शक्ति के रूप में समान नहीं हो सकते। नव उपनिवेशवाद भी इसी सोच की उपज है, जो आज भी किसी न किसी रूप में परिलक्षित होता रहता है। दूसरा, शीत युद्ध के दौरान गुटिये राजनीति ने संप्रभुता के धारणा को चुनौती प्रस्तुत की। जैसा कि ज्ञात है कि शीत युद्ध की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो समूहों में बटी हुई थी। एक समूह का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और एक का पूर्व सोवियत संघ। ये विभाजन का आधार वैचारिक होने के साथ साथ दो राजनीतिक व्यवस्थाओं, दो विकास प्रणालियों और दो मूल्यों का भी था। इन दोनों महाशक्तियों ने अपने गुट में अधिक से अधिक राज्यों को सम्मिलित करने के प्रयास में संप्रभुता के सिद्धांत को चोट पहुंचाई। तीसरा, वर्तमान समय वैश्वीकरण के युग के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने संप्रभुता को नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसको एक तरह से संप्रभुता के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। वैश्वीकरण वस्तु, सेवा, पूंजी और तकनीक का मुक्त प्रवाह है। सूचना की क्रांति और परिवहन के संसाधनों ने इस प्रवाह को और अधिक तीव्र, गतिशील और सघन बना दिया। इस मुक्त प्रवाह के कारण राज्य के सीमा क्षेत्र में कुछ गैर राज्यकर्ता भी होते हैं जो राज्य के अधिकारों को चुनौती प्रस्तुत करते हैं। गैर राज्यकर्ता राज्य के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहते हैं। गैर राज्यकर्ता में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी और गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय और परराष्ट्रीय कंपनियां, वैश्विक नागरिक समाज के कार्यकर्ता आदि शामिल होते हैं। ये गैर राज्यकर्ता राज्य के विधियों से पूर्णतः संचालित नहीं होते हैं, यहाँ तक कि ये राज्य की नीतियों व कार्यक्रमों को घरेलू तथा वैश्विक दोनों स्तरों पर प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये गतिविधियां राज्य की संप्रभुता को सीमित करती हैं। साथ में वैश्वीकरण ने कई राजनीतिक धारणाओं को भी पुनर्परिभाषित किया है, जिसमें
नागरिकता का प्रत्यय सर्व प्रमुख है। वर्तमान परिदृश्य को देखें तो दोहरी नागरिकता का समर्थन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संप्रभुता के अवधारणा को भी पुनर्व्याख्यापित करना पड़ेगा, क्योंकि संप्रभुता का सिद्धांत व्यक्ति की निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य का नागरिक होने के कारण राज्य के प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। ये परिवर्तन भी संप्रभुता के लिए चुनौती पेश कर रहा है। निसंदेह वैश्वीकरण के समय में किसी भी राज्य का आंतरिक एवं बाह्य घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभुसत्ता का महत्व समाप्त हो गया है। जैसे जैसे समकालीन राज्य एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं, बाह्य संप्रभुता का महत्व बढ़ता जा रहा है। उपसंहार। व्याख्यान समाप्त करने से पूर्व हमें संप्रभुता के अवधारणा में 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना होगा। प्रथम, ये राज्य के स्वतंत्र स्थिति का प्रतीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के मध्य वैधानिक समानता का प्रतीक है। तीसरा, ये नागरिक के राजनीतिक प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। इसका राज्य से संबंध चिरकालिक है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार संप्रभुता की अवधारणा में भी परिवर्तन होते रहे हैं। तो आज हमने जाना संप्रभुता क्या है, संप्रभुता का उदय कैसे हुआ, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, संप्रभुता की विशेषता क्या है और उसके कौन कौन से पक्ष हैं। संप्रभुता का विकास, संप्रभुता के सिद्धांत और उसके रूपों को भी जाना। संप्रभुता के सिद्धांत के आंतरिक विवाद को भी देखा गया कि कैसे एकलवादी और बहुलवादी दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। उसकी उभरती हुई चुनौतियों को समझने की भी कोशिश की गई, जिसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया की मुख्य भूमिका है। संक्षेप में, किसी भी उत्तर लेखन या प्रस्तुतिकरण में हमें कुछ शब्दों को हमेशा ध्यान रखना होगा, जिसमें बाह्य व आंतरिक संप्रभुता, नाम मात्र तथा वास्तविक संप्रभुता, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता, विधि अनुसार और तथ्य अनुसार संप्रभुता, अमर्यादित, मर्यादित व लोकप्रिय संप्रभुता आदि हैं। परिभाषा के दृष्टिकोण से बोंदा, हॉब्स, ऑस्टिन, लास्की की परिभाषा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।